धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और ये खबरों को इसलिए मैं आसानी से रोज धाकड़ खबर के जरिए आपके सामने रख भी पाता हूं, क्योंकि तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए, तबसरा करने के लिए, तस्करा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। सीधे खबरों की शुरुआत करते हैं और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो पहला अपडेट आ रहा है वो ताल्लुक रखता है राहुल गांधी से। राहुल गांधी को लेकर जो फर्जी खबरें फैलाई गई थी, अब उसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया है बांग्लादेश के पत्रकार के खिलाफ, भारत की महिला के खिलाफ। क्या पूरी जानकारी? कहते हैं कोई चैनल है जो लोग चलाते हैं, संभवतः कर्नाटक बेस्ड है, जिसमें बांग्लादेश के पत्रकार भी हैं और हमारे देश की महिला भी हैं कर्मचारी के रूप में जो करती हैं। उस पर उन्होंने केवल राहुल गांधी नहीं बल्कि एक और लोगों के साथ इनकी मां सोनिया गांधी का भी नाम ला दिया है कि ये लोग बांग्लादेश के किसी खास एजेंसी के साथ स्पाई का काम करते थे। और इस पे गुस्सा होकर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोई मेंबर हैं, उन्होंने इनके खिलाफ एक एफआईआर दायर कर दिया है और उसकी खोजबीन चल रही है। तो ये तो जहां तक फर्जी खबर की बात है वो तो भरा हुआ है, इसलिए ना कि केवल राहुल गांधी के खिलाफ है, चूंकि बड़ा नाम है, इतने निम्न स्तर पे आके इस तरह की फर्जी खबर फैलाई जा रही है। हालांकि जो इनके विरोधी होंगे कहेंगे कि हाँ इन्होंने कुछ हजार रुपए के लिए और इनकी मां ने वो भी बांग्लादेश के साथ की होगी, लेकिन यह सब हमारे देश के पूरे विश्व भर में इस स्तर का आ गया है कि इसको अब कानून से नहीं रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। इन खबरों में राहुल गांधी की कोई गर्लफ्रेंड थी, राहुल गांधी ने किसी के साथ क्या क्या किया, अंदरूनी और अश्लील न जाने क्या क्या सब कुछ दिखाया गया था। तो अब इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है, देखते हैं क्या निकल के आता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ, ये चलता रहता है। बिना वीजा के क्या बांग्लादेशी पाकिस्तान आ जा सकेंगे सर? ये इसको पूरे में देखें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी हाल फिलहाल में एक वक्तव्य दिया था कि 126 देशों के नागरिक या जो टूरिस्ट हैं वह बिना वीजा के आ सकेंगे। इन्होंने अपना खोला है ताकि ये चाहते हैं कि ट्रेड के साथ साथ इनका जो टूरिज्म है वो भी बढ़े, और उससे बांग्लादेश भी एक है, बांग्लादेश को भी इन्होंने अब शामिल कर लिया है। तो अच्छी बात है, ठीक है। पूरी दुनिया, यदि हम कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारी अपनी है और अलग अलग नहीं है ना, विश्व हमारा एक समाज है जिसकी हम भी कल्पना करते हैं, जिसमें स्टेट ही ना हो, खैर वो तो बहुत आगे की बात है, अभी हाल की में संभव नहीं है। तो पाकिस्तान ने अपना ऐसा किया हुआ, देखते हैं कि वह लोग अपने देश के भी अंदर में और इमरान खान को कब छोड़ते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। जब दूसरों के लिए रास्ता खोल रहे हो तो जो अपने यहाँ बंद कर रखा है उनको भी तो आजादी दे दो। अन्य खबरों का रुख करते हैं। इसमें पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से ब्रुनई के लिए रवाना हो चुके हैं, सिंगापुर भी जाएंगे। क्या मतलब निकलता है इस दौरे का सर? और लोगों के हो ना हो, हमारे विदेश नीति की काफी बल्ले बल्ले है, काफी उनकी चमक हो रही है। और खासकर ये ब्रुनई, फिलीपींस जो जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, तो जो भी दक्षिणी चीनी समुद्र उसे सटे हुए हैं और जो लोग उसमें आते हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनई भी एक देश है, फिलीपींस है, इन सबको कहीं ना कहीं से जोड़ा जा रहा है, आपस में भी जोड़ा जा रहा है कि भाई जुड़ो। हालांकि हमारे यहाँ से उनके यहाँ से 270 मिलियन का भी व्यापार या धंधा जिसको आप कहते हैं वो चल रहा है, और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की भी बात हो रही है कि हम इसको बढ़ाएं। और जहां भी जैसे संभावना बनती है वहां पे अमेरिकी नेवल बेस बने, भारत की भी हो सकता है कुछ जाए, हमारा ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हो, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, हो रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा एक जो चीज बन रहा है, जो अमेरिकी विजन है, उसके भी हम एक हिस्सा है, जिसमें ब्रुनई भी एक देश है। जी भारतीय नौसेना का जो P-8I है वो फ्रांस क्यों पहुंचा है सर? वह भी इसका हिस्सा ना हो, कोई अलग से हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा संबंध बेहतर हो रहा है। जहां तक फ्रांस की बात है, वह भी एक साम्राज्यवादी देश है, अफ्रीका से उसके संबंध घट रहे हैं, और उसके कई 2-3 देश हैं जहां से कि इनके सेनाओं को भगा दिया गया है, बुर्किना फासो, नाइजर और माली जिसमें प्रमुख हैं। और इसलिए फ्रांस भी चाहता है कि दूसरे देशों से, जहां तक उसको लग रहा है मिडिल ईस्ट में भी उसका आधार घट रहा है, इसलिए भारत में वो अपनी मिराज का जहां तक है, उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल में राफेल डील हुआ जिसमें उसको भारी मुनाफा हुआ,
कांग्रेस के जमाने ही से वो डील चल रहा था जिसमें 126 वह अपने फाइटर को जो बेच रहा था जितने दाम में, उसके दुगने दाम में केवल वह 36 हमें दे रहा है। इतना भारी भयंकर मुनाफा और किससे ना होगा। तो उसके साथ फ्रांस के साथ मिलकर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की बात है, और एक हमारा फाइटर कहें या टोही विमान कहें, तो वहां उसमें अभी ज्वाइंट एक्सरसाइज होने वाला आज कल भी हो रहा है, उसमें हिस्सा लेने के लिए गया है। तो सामान्य सी बात है, कोई नई चीज नहीं है जी। तो फिर राजस्थान के बाड़मेर में MiG-29 क्रैश नहीं होना चाहिए था, पायलट तो खैर बच गए हैं। यहाँ की भी तो व्यवस्था बेहतर की जाए कि सिर्फ दुनिया में दिखाने के लिए, फोटो सेशन कराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हाँ, जबकि ये टेक्निकल गलती बताई गई है, मिस्टेक बताया गया है, या टेक्निकल हिच कहें वो हुआ है, और ऑफ कोर्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा, वगैरह वगैरह होगा। क्रैश होते रहते हैं, लेकिन युद्ध ना हो यानी शांति का समय है और एक्सरसाइज में नाइट फ्लाइंग था, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस तरह के क्रैश को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बड़े महंगे जहाज हैं और इतनी आसानी से अब नहीं मिलने वाले हैं। MiG-29 नया भी नहीं मिलने जैसा लग रहा है, क्योंकि रूस खुद व्यस्त है, शायद उसके पार्ट्स पुर्जे भी नहीं आ रहे हों। और ये लोग कौन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, BRD बना रहा है या हमारे अपने लोग बना रहे हैं, या अदानी की कंपनी या अंबानी की कंपनी बना रही, या मुझे नहीं पता है। और उसमें क्रैश हुआ। खैर राहत यही है कि पायलट सेफ हो गया है, और ऐसे इलाके में फ्लाइंग हो रहा था या इस डायरेक्शन में इसको करके इजेक्शन किया गया जहां आबादी नहीं थी, इसलिए जनता के ऊपर नहीं गया, उससे राहत मिली है जी। कनाडा में जो पंजाबी सिंगर पर हमला हुआ है और उसमें जो मामला निकल के आ रहा है गैंगस्टर का, उसे आप कैसे देख सकते हैं? क्या वो सिखों पे हमला माना जाए? या सिखों पे हमला नहीं है जी, वो गरीब, पता नहीं इनको पैसा कौन देता है, इनको आर्म्स अम्युनिशंस कहां से मिलते हैं। कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई, यानी एक बिश्नोई समाज है जो हमारे राजस्थान का है, और ये लोग कहते हैं कि हमारे हिरण को आप नहीं मार सकते, उनके देवी देवताएं जो भी है। और उसमें सलमान खान ने, आपको याद होगा कि हिरण के मामले में बहुत दिन तक फंसे थे, अंततः छूट गए, और उसने बदला सधाने के लिए लोग कर रहे हैं। इन्होंने इनका कोई बंदा सलमान खान के घर के सामने भी पिछले साल है कुछ 1-2 गोलियां चला के चला गया था, प्रतीकात्मक है, वहां से चला गया था। इसके भी पहले कनाडा में भी इन किसी और सिंगर जिन्होंने सलमान खान के फिल्म के लिए काम किया था, और ये सिंगर भी सलमान खान के फिल्म के काम किया गया था। मतलब कोई संबंध नहीं है, संबंध है तो इतना दूर दराज है, कोई मायने नहीं रखता। अपनी भगवान को बचाने के लिए सलमान खान के फिल्म में किसी ने गाना गाया हो और उसके लिए आप उसे घर के सामने जाके गोली चला रहे हैं, पता नहीं इसका क्या मतलब। दिमाग जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है लोगों का जी। नहीं, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, सलमान खान का सिंगर है, गोलियां चलाइए, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाइए, अगर जेल में ही बैठ जाइए तो किसी से फिर एक्सटॉर्शन मांगिए, धंधा चलेगा। वो तो है ही है, वह तो निश्चित रूप से, ताकि इनको पैसे मिल रहे हैं, इनको आर्म्स अम्युनिशन मिल रहे हैं, बॉम्बे में घटनाएं कर रहे हैं, और जो बेरोजगार हैं, थोड़ा ताकत है, गोलियां चला सकते हैं, शूटर हैं, थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए इनके परिवार को, और बड़े ऐशो आराम में रह रहे हैं, तरह तरह की गर्लफ्रेंड होगी यहां से लेके कनाडा तक, सोचिए। तो वो तो बात जो आप कह रहे हैं सही है जी। काबुल में आत्मघाती हमला हुआ सर, जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है, 6 लोग मर गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ISIS का पुराना वाला रूप होगा, जिनको हरा के तालिबान आके बैठा हुआ, और तालिबान ने बड़े एक्सटेंसिव रूप से हर जगह से कोशिश की गई है कि पुराने वाले ISIS के जितने खत्म हो जाए, लेकिन इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगे। आर्म्स के द्वारा जिस तरीके से रिलीजन का रिलीजन, दोनों रिलीजियस ग्रुप है, दोनों मतलब उसी के आउटफिट है, और उसके भी कोई है, और आत्मघाती हमला फिर से एक धार्मिक संस्था, दोनों के भगवान गॉड या अल्लाह एक ही हैं, इसके बावजूद एक दूसरे को, और जो आत्मघाती हमला करते, इसमें महिला भी मारी गई है। इसमें ऐसा नहीं कि अपने दुश्मनों को मारा है, आम जनता को मारा है। बिल्कुल वाहियात किस्म का यह जो वायलेंस हो रहा है, इसका कोई आधार नहीं है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है म्यांमार से। क्या वहां पर जो विरोध हो रहा है सेना का, या सेना के सामने एक आम लोगों की सेना जो खड़ी हो गई है, वो रंग दिखाने लगी है? तभी ऐलान किया जा रहा है कि इस साल कराएंगे जनगणना और अगले साल कराएंगे चुनाव। क्यों सर? हम लोग की बातचीत में हमेशा अक्सर, और मैं कहता रहता हूं कि जो स्थिति हमारे अफगानिस्तान की हो गई है, महिलाओं की है, एक रिलीजन के आधार पे। आप देखिए म्यांमार में रिलीजन के आधार पे जो भी हो,
बौद्धिज्म बड़ा शांत कहने के लिए है। इन लोगों ने जो रोहिंग्या के साथ किया आर्मी के साथ मिलकर, वो अपने आप में उदाहरण है कि यदि वहां पे सत्ताधारी वर्ग ऐसे आ जाए कि जनता को तोड़ना आवश्यक है तो कुछ भी करवा सकता है। और यहाँ पे अब करके वहाँ दो तरह की खास, एक एथनिक मिलिशिया है जो पहले से लड़ रही है, एक प्रो डेमोक्रेटिक मिलिशिया वो भी लड़ रही है। और वहाँ की म्यांमार की जो आर्मी है उसको काफी रिट्रीट करना पड़ा, कई जगह वहाँ पर रखान्या या दूसरे जो एरिया हैं वहाँ से रिट्रीट कर गए हैं जहाँ पे इनकी सत्ता अब नहीं के बराबर रह गई है। अब ये कहते हैं कि हम चुनाव करवाएंगे, ठीक है, जनगणना करवाएं ना करवाएं, चुनाव करवाएं। इन्होंने अच्छी खासी चुनी सरकार को मदद करके, जहाँ की वो सूखी थी उनको भी उठा के जेल में डाल दिया, और इस तरह की जघन्य अपराध की, हमलाएं की, औरतों के साथ बलात्कार किया, लाखों की संख्या में लोगों को बर्बाद कर दिया और म्यांमार को बर्बाद कर दिया, केवल महिलाओं नहीं पूरे समाज को ही नेस्तनाबूद कर दिया। अब कहते हैं भैया ठीक है हम चुनाव भी करवाएंगे और सही लोगों के पास पहुंचाएंगे। इससे नहीं लगता कि होने वाला, जब तक कि वहाँ की आर्मी, वहाँ के सिविल सरकार में पूरी तरह ना आ जाए और पुराने जनरल्स ब्रिगेडियर जितने उठा के इनको जेल में ना डाल दिया जाए, हटाने दिया जाए। और जब तक इन्होंने एक नई अपनी नगरी बना रखी है, सिटी बना रखी है जिसमें केवल मिलिट्री के ही टॉप लोग रहेंगे और जो उनकी सेवा करने वाले होंगे, उसको इनसे ना बेदखल किया जाए, और जब तक चीन और अमेरिकी का भी वहां अंदर घुसपैठ को ना रोका जाए, कोई शांति नहीं होने वाला है हाल फिलहाल में। जी, अमेरिका ने वेनेजुएला के जहाज को कब्जे में क्यों ले लिया सर? अब अमेरिका की दादागिरी है। अमेरिका कहता है कि जो जहाज ये लोग उड़ा रहे थे, वहां के राष्ट्रपति उड़ रहे थे, उसको इन्होंने जिस कंपनी से खरीदी गई थी वह कहीं ना कहीं से अमेरिकी कंपनी से जुड़ी हुई थी, और हमने जब उस पर प्रतिबंध लगाया था तो खरीदा था। आप कहीं प्रतिबंध लगा दीजिए, जो इंटरनेशनल लॉ है, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है यानी आईसीजी है, आईसीसी है, दूसरे तरह के पूरे फोरम है, लैटिन अमेरिका की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस सबको धत्ता बताते हुए कहीं मिल जाता, आप उसको पकड़ के उस जहाज को अपने यहाँ उठा के ले आए, चूंकि वो दूसरे देश में कहीं पे उड़ रहा था, वहां पे डोमिनियन रिपब्लिक में उड़ रहा था। और मतलब ये दादागिरी है, गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। और पता है कि चूंकि वेनेजुएला के पास इस तरह के आर्म्स अम्युनिशंस नहीं है, और कहता है कि जो चुनाव हुआ है उसके हिसाब से तुम वहां के भी राष्ट्रपति जो मदुरो बनते हैं, तुम वहां के राष्ट्रपति नहीं हुए हो क्योंकि चुनाव में धांधली है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जो अपना बिना चुनाव लड़े हुए, उनकी समय सीमा समाप्त हो गई है और वहीं के कानून के हिसाब से दूसरे की देखभाल करनी चाहिए, उसको आप राष्ट्रपति मान रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो सुहा रहा है उसे गोद में बिठा रहे हैं, जो सुहा नहीं रहा है अगर वो सही भी कर रहा है तो उसको मिटाने में लगे हुए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है अमेरिका में मौजूद रूस के राजदूत के हवाले से। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग अगर फैली तो अमेरिका भी उसकी चपेट में आ जाएगा, बच नहीं पाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं, अमेरिका तक हमले करेगा रूस? यदि लड़ाई हो जाए, न्यूक्लियर बम हो जाए, तो समृद्ध करके है उनके पास स्ट्रेटेजिक मिसाइल, जिससे कि यह आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर में रूस के किसी भी क्षेत्र से, मान लीजिए रूस के एक्सट्रीम राइट में है तो ऐसे भेजने मान लीजिए 40 मिनट लगता है, तो दूसरी तरफ से भी पृथ्वी के घूम के आ जाएगा, है ना। तो 30 मिनट से 30 से 40 मिनट सिचुएशन के हिसाब से। और एक नए उसका पता चला है जिसके बारे में पुतिन ने कहा था अभी करीब 15-20 दिन पहले या महीना 2 महीना पहले कि भाई आप जो भी कर लो, हमारा जो नया स्ट्रेटेजिक है मास्को से करीब 400 किलोमीटर दूर पे, कुछ नया नाम उनका लिया हुआ है, और लड़ाई होगा तो यदि यह सोचता अमेरिका कि हम बच जाएंगे और उससे ज्यादा खतरनाक, समृद्ध से ज्यादा खतरनाक, और रेंज मतलब कि बात ही मत कीजिए, दोबारा घूम के भी पहुंच सकता वहां पे वो मारेंगे, तो अमेरिका नहीं बच सकता। और बात सच्चाई है, कुछ भी कर ले अमेरिका नहीं बच सकता है यदि सही में न्यूक्लियर वॉर, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर लड़ाई शुरू हो जाए तो। जी, कैथोलिक चर्च को लेकर चाइना में क्या चर्चा हो रही है सर? यह एक नई बात मैंने सुनी और पढ़ी कि जो कैथोलिक चर्च है, और चीन में भी कैथोलिक चर्च का कुछ हिस्सा है जिसमें एक अंडरग्राउंड भी है और 2-3 दूसरे तरह के हैं कि कैथोलिक है, और एक कुछ एनहांस कैथोलिक जो कि चीनी सरकार के अंदर में, और इसमें लाखों उसके मेंबर, ऐसा नहीं कि कैथोलिक मेंबर नहीं, चीन में है। कुछ सीक्रेट समझौता हुआ इनके बीच में, यानी कैथोलिक चर्च और चीन का जो रिकॉग्नाइज्ड उसके अंदर में है, जो सीक्रेट अंडरग्राउंड है वो इसका विरोध करता है, और इसका वो विरोध कर रहे हैं कि भाई ये गलत बात है। वो क्या उसमें है पता नहीं, तथाकथित रूप से 2 ही कॉपी है, एक कैथोलिक का जो मेन पोप है उनके पास है, और दूसरे चीन के राजधानी में जहां भी रखे वो वहां पे है।
और इस पे लेके इसके बीच में हंगामा हो रहा है। मतलब हंगामा मतलब मेनली ये मीडिया में आया हुआ है कि भाई उसको रद्द किया जाए जो अंडरग्राउंड वाले हैं, और दूसरे कहते हैं कि नहीं उसी के आधार पर हमारा समझौता है। यह समझौता निश्चित रूप से इस रूप में होगा, मेरा अंदाजा है कि चीन कहता है भाई हम जहां भी हमारी पूंजी कैपिटल लग रहा है तुम शोर ना मचाओ और हमारे खिलाफ तो हंगामा मत मचाओ, हम जिस रूप में हम कम्युनिस्ट हैं नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और इस पे पोप ने कहा होगा कि हमारे जो समर्थक वहां पे हैं उनके कामकाज में तुम बाधा मत डालो, जबरदस्ती उनके खिलाफ तुम कोई रिप्रेशन का काम मत लो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ ही जब ये खबर आ रही है कि पोप जो है वो इंडोनेशिया भी जा रहे हैं और ये इनका पहला ऐतिहासिक दौरा होने जा रहा है इंडोनेशिया में, तथा कथित रूप से ऐतिहासिक है। देखिए जो भी कुछ चीज बनती है उसको आप ऐतिहासिक बनाते हैं तो ठीक है भाई, जा रहे हैं। वहां के जो फादर हैं वो लोग बड़ी खुश है, कहते हैं कि इससे बड़ी अच्छी बात होगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा कैथोलिक धर्म में, वगैरह वगैरह होगा। और ये पूरी दुनिया की ये लोग धर्म के मतलब गुरु बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और कोई भी खास अंतर नहीं पड़ेगा। और केवल वही नहीं है, हफ्ते भर की ट्रिप पे जा रहे हैं, वहीं के आसपास और भी है, पापुआ न्यू गुनिया है, ईस्ट तिमूर है, सिंगापुर है, वहां सब जगह जा रहे हैं। और यह मीडिया जो पूरा है अमेरिका, इंग्लैंड और जितना भी इनके कंट्रोल है, पूरी तरह से पूरी दुनिया फैले, देखो भाई ये ऐतिहासिक है, पोप हमारे जा रहे हैं, एक नई दुनिया बनने जा रही है, वगैरह वगैरह। प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा और कुछ नहीं है मेरे नजर में। मैं बाकी लोग जो इसे बुरा मानते हैं उनसे मुझे माफी चाहिए, लेकिन मैं भगत सिंह के विचारों का समर्थक हूं। जी एक्स के बाद ब्राजील में एलोन मस्क का इंटरनेट स्टारलिंक क्यों चर्चा में बना हुआ है सर? वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि इन्होंने इनकी संपत्ति हड़प ली है, जब्त कर दी है ब्राजील में, जब तक कि ये ट्विटर के उन मान्यताओं को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बाकी लोगों के जो वहां के ब्राजील के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनके खिलाफ जो डाल रहे हैं उनको नहीं जब्त किया जाए, यानी ट्विटर पर से नहीं हटा जाए, नहीं सस्पेंड किया जाए, तब तक इनकी संपत्ति जब्त रहेगी। और जब तक संपत्ति जब्त रहेगी तब तक एलोन मस्क यह कहते हैं कि उनका ट्विटर जारी रहेगा, हम उसको बंद नहीं करने वाले, हम उनके सुप्रीम कोर्ट की दादागिरी को नहीं मानेंगे। मैं यह भी बता दूं कि यह कहते हैं कि अर्जेंटीना में जो वहां का नया राष्ट्रपति आया है, जो पूरी तरह से जियोनिज्म के प्रति जा चुका है, जो इजराइल में जाके वहां के कुछ गिरे हुए सैनिकों के कब्र पे जाके तस्वीर बहाता है, रोता है, यहां तक कहता है कि इजराइल को छोड़े। जहां तक अर्जेंटीना की बात है, ये अभी तक इनका ब्रिक्स में आने की बात थी, उसे मना कर दिया। अमेरिकी डॉलर जहां चलाना चाहता है, पूरी तरह से प्रो अमेरिका हो गया है। कहता है इसमें एलोन मस्क ट्विटर में डाल के कि अब सही तरीके से डेमोक्रेसी अर्जेंटीना में आ रहा है, बताइए, जबकि वहां के विरोधियों को बिल्कुल जेल में डाला जा रहा है। यानी इनकी डेमोक्रेसी का मतलब है कि इनका धंधा इन देशों में चले, ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, कहीं हो, इनके डेमोक्रेसी का ही मतलब जनता का डेमोक्रेसी नहीं है। जी अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। शिकागो में ट्रेन के अंदर गोलियां मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई, यानी कि गन कल्चर चुनावी दौर में भी नहीं रुक रहा है वहां। पूरा डिटेल अभी तक नहीं आया है, ये चारों सो रहे थे अभी तक और ऐसा लगता है कि विरोध भी करने की हालत में नहीं थे। जब तक उठे लोग जहां तहां बैठे हुए थे वो लोग भी विरोध नहीं कर पाए, लड़ते भागते और ये मार के भाग गए। हालांकि शायद गिरफ्तारी होगी लेकिन इसका भी मोटिव क्या है पता नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि वही अमेरिका का जो नैतिक स्तर है आम जनता का, वह वहां के पूंजीवादी साम्राज्यवादी सत्ता के हिसाब से वह काफी पतित हो चुका है और इसका अंत कहां होगा अभी कहना मुश्किल है। जी कल जो सीन आपने देखा होगा पीटर्सबर्ग में, हाथ में हाथ डाल के कमला हैरिस के बाइडेन ने प्रचार किया और वो जो डीएनसी का कन्वेंशन हुआ था उसके बाद पहली बार वो सार्वजनिक मंच पे इस तरीके से हैरिस के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए। ट्रंप पे भी बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन मैं उन तस्वीरों को लेकर ज्यादा आपसे समझना चाहता हूँ। हाथ में हाथ पकड़ के चलना, यहाँ पे हाथ में हाथ पकड़ना वहां के कल्चर के लिए कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है कि भाई वो प्रेसिडेंट थे, ये वाइस प्रेसिडेंट है और 600 की भीड़ थी, कोई बड़ा भीड़ नहीं था वहां पे चल रहा था। लेकिन अब भीड़ का इस मायने में बहुत महत्व नहीं रखता है अमेरिकी चुनाव में, क्योंकि सारा कुछ मीडिया सोशल मीडिया पर आता है, क्या बोला क्या नहीं बोला। और जब तक रैली ना हो और उसमें भीड़ कम ना हो या बहुत भीड़ ज्यादा ना हो तो इसका मायने नहीं है। और पीटर्सबर्ग में इन्होंने कहा है, अब इनको इनके पार्टी ने कहा कि भाई क्या जब देखो तुम एक टोपी लगा के आधे चड्डी में पहन के समुद्र किनारे बीबी के साथ बैठे रहते हो, कुछ तो प्रचार प्रसार में करो, कुछ लाओ। हालांकि अभी भी लगता है कि नाराजी है क्योंकि इन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। अंततः आए कि भैया कि ठीक है इनको भी वोट दे, और वोट देने में इन्होंने कहा कि ट्रंप जैसे आदमी को जीतने से रोकने के लिए जरूरी है कि आप लोग हमारे सहयोगी यानी हमारे
वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को, डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी को जिताए। जी, एक खबर जो चल रही है ट्रंप की पत्नी के हवाले से कि वो ट्रंप को हरवाना चाहती हैं, उसमें कितनी सच्चाई है सर? ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने खुद कुछ अभी तक नहीं कहा है, लेकिन हो सकता है क्योंकि ट्रंप जहां जहां जा रहे हैं मेलानिया की प्रेजेंस कम है, वहां कम जा रही है, और इसलिए इनके जो एक्स एडवाइजर थे ट्रंप के, जिनसे इनका लड़ाई हो गया, वो अब कह रहे हैं, हालांकि ट्रंप ने कहा कि अफवाह ऐसा है ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी यानी उनकी पत्नी और ट्रंप की पत्नी दोनों नहीं चाहती है सीक्रेट रूप से कि जीते, क्योंकि यह एंटी वीमेन है, और जो इनका भंडा फूट गया एक पूर्ण स्टार के साथ जो फूटा, और जो इनको दोषी भी पाया गया है वहां के कोर्ट में, और इसलिए वो बेहद नाराज है और नहीं चाहती कि वो जीते। अब जो भी सच्चाई हो, मतलब हवा किस तरफ जाता है, क्या जाता है, लेकिन यह भी नजर आ रहा है कि वहां की जनता इस पर खास ध्यान नहीं दे रही है, खासकर जो ट्रंप के समर्थक है, कि क्या अंतर पड़ता, वहां नंगे होके बैठे थे, वो आने वाली थी वगैरह वगैरह है, भाई आदमी है, मर्द है, तो उसमें क्या खराब है। वैसे ही जहां कि यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो चुनने वाले हैं, किस तरह की वाहियात इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्या अंतर पड़ता है, चूंकि वह दूसरे काम कर रहा है, दिमाग जो है वह खत्म हो चुका है। जी, ये ट्रंप जो है ताइवान को लेकर काहे परेशान है? एक पुराना स्टेटमेंट है, फिर से आ गया है। ताइवान में ट्रंप के ही समय में, बाद में बाइडेन के समय में, सेमीकंडक्टर के ऊपर वहां कंपनियां बैठाई गई अमेरिकी मदद से, क्योंकि अमेरिका में अब उस तरह के बनाने में बहुत महंगा पड़ जाता है, खासकर जैसे मान लीजिए भारत और चीन में बनता है तो वहां के लेबर काफी सस्ते हैं, वहीं का सामान सस्ता बन जाता है, और उसको लेके आते हैं अमेरिका में। अब जाके ट्रंप दोबारा उन्होंने कहा कि भाई हमारी संपत्ति ले गए, हमारी मदद से बनाया है, फायदा के हिस्सा हमें नहीं दे रहा है, हम मांगेंगे, और वहां डिफेंस से जो हमारा पैसा लग रहा है वो नहीं दे रहे हैं, वह बिल्कुल मुफ्त में ला रहे हैं। हालांकि ना तो मुफ्त में जा रहा है, और जो सेमीकंडक्टर के जो पहले उसके अधिकारी रह चुके हैं, ईओ मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रह चुके, उन्होंने कहा कि ट्रंप को गलतफहमी हुई है, और ट्रंप के जो समर्थक हैं उन्होंने गलत बात बताई, हो सकता है हमारे प्रतिद्वंदी हो, और ट्रंप के माध्यम से हमारे ऊपर टैक्स लाना चाहते हैं, लेकिन और कुछ हो ना हो, ट्रंप के माध्यम से जो कहलवाया गया या ट्रंप ने समझ के जो कहा, वहां के शेयर मार्केट में इनकी जो हिस्सेदारी थी वो काफी धड़ाम से नीचे गिरी, और उनका फायदा जो हो गया जो इनके विपक्षी अमेरिका में थे। जी, 10,000 कर्मचारी क्यों हड़ताल पर चल गए हैं होटल इंडस्ट्री में? इनकी मांग है कि 9% इनका बढ़ाया जाए, और ये होटल इंडस्ट्री में बड़े बड़े हैं, जैसे हयात वाले हैं, और बॉस्टन हवाई मैसाचुसेट्स में है, ये मतलब वर्ल्ड वाइड मेरियट इंटरनेशनल जो है इनमें हुआ है, और काफी जबरदस्त असर पड़ा है। 10,000 मतलब ऐसा नहीं कि पूर्णतः बंद हो गया है, कुछ न कुछ तो कर्मचारी कर गए हैं, कुछ को जबरदस्ती लाया गया है और काम चलाया गया है, लेकिन असर काफी पड़ा है। लेकिन जब तक जनरल स्ट्राइक ना हो, पूरी की पूरे वर्कर्स ना उठ खड़े हो, केवल होटल वाले नहीं, जो मोटरसाइकिल कार बनाने वाले हों, चिप्स बनाने वाले हों, आर्म्स इंडस्ट्रीज वाले, जब तक वो ना है, पूरे ना है, तब तक इनका असर जो है वह लिमिटेड होगा, और उसे जब पूरे अमेरिका की जनता यदि खड़ी होती हो, उसी को वर्ग संघर्ष कहते हैं, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। यहाँ जो सबसे पहला अपडेट है वो है बाइडेन के हवाले से। कल तक जो बाइडेन 6 बंधकों की लाशें मिलने के बाद हमास को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, वो अब नेतन्याहू पर कह रहा है कि वो गंभीर नहीं है समझौता करने के लिए। मुख्य मुद्दा है कि वहां चुनाव हो रहा है, और दोनों तरह के जनता को अपने पास लाना चाहते हैं। वो अमेरिकी जनता जो काफी नाराज थी कि हमारा अमेरिकी भी बंधक जो था मारा गया, और खासकर उस अमेरिकी जनता को जो कि प्रो इजरायली हैं, जियोनिस्ट रिजीम के सपोर्ट करते हैं, और वहां का जो क्लिक है, जो जियोनिस्ट रिजीम के लोग हैं वहां पे, जिनके पास बहुत जबरदस्त पैसे है, पूंजी है, जिन्होंने डेमोक्रेट पार्टी में लगाए हुए, उनको खुश करने के लिए ये बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं कि भाई युद्ध की बंदी कीजिए, ये कीजिए, दोनों तरफ कीजिए, और जो मर्जी आता बोल देते। जनता अब अपना जो नैरेटिव था वो खो चुकी है,
कुछ उठाने की कोशिश करते हैं, कोई मायने नहीं है। तो ये नेता, चाहे वो बाइडेन हो, दूसरी तरफ से भी है कि बाइडेन की बिल्कुल नहीं सुनते हैं जहां तक नेतान्याहू की बात है, वो तो सही बात है, लेकिन फिर भी उसी आधार में काम करते हैं। नेतान्याहू वहां पहुंच भी गए, भाषण भी दिया, उनके पक्ष में भी जनता ने आवाज उठाई, विपक्ष में भी उठाया। जो इनके विपक्ष में उठा के कहते हैं कि ये लोग जो है सो कि प्रो हमास है, जो मर्जी आके बोल दो। वैसे ही बात हुई जैसे कि रूस का बंदा है यहाँ पे और यहाँ बोल दे कि ये लोग एंटी रशिया हैं और इनको उठा के जेल में डाल देना चाहिए। सोचिए यहाँ की जनता किस तरह से उसका और क्या बात बोलेंगे। मतलब बेमानी है, जो मर्जी है बोलते रहो जी। लेकिन ब्रिटेन तो लगता है अमेरिका से एक कदम आगे चला गया है, 30 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं ताकि इजराइल के पास हथियारों की आपूर्ति को रोका जा सके। मजाक है, 350 कंपनी में ऐसे लोगों की लाइसेंस इन्होंने रोका है, 30 कहें या जितना भी कहें, जिनका 1.01% भी नहीं जाता था। कुछ छोटे मोटे बारूद भी नहीं, उससे बारूद बनाने वाला सामान जाते तो वो बंद हो गए। और इस पे इजराइल को मौका मिल गया कहने के लिए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर दोनों ने कहा कि ये गलत बात है, हम इससे डिसअपॉइंटेड हैं वगैरह वगैरह। और लेबर पार्टी अपनी लेबर को यानी जनता को दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो हम कुछ तो कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने भी कह दिया है कि हम आईसीसी या आईसीजे नहीं है कि वह वहां पे जनसंहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम राजनीतिक पार्टी हो, तुम्हें यह समझ नहीं आ रही है, तुम कोर्ट के द्वारा जो होगा उस पर जाओगे, जो कि वो कह चुके हैं, वह कह चुके, इसके बावजूद तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। और कहते हैं कि हमें इस तरह का कोई भी सबूत नहीं मिला है कि किसी तरह से जनसंहार हो रहा है। 9000 बच्चे मार रहे हैं, मतलब गाली भी नहीं दे सकता मैं, हम लोग मीडिया पे हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम हो क्या चीज जी। बेशर्मी बेहाई का आलम है। अमेरिका के साथ मिलकर अब सीरिया ने आईएसआईएस के कुछ जो हैं लोगों को मारा है। इससे पहले हम कल खबर कर ही रहे थे कि इराक जो है वो भी अमेरिका के साथ मिलकर कोई अभियान चला रहा है। ये नया परिवर्तन क्या कहलाता है सर? वहां के वो जो चीफ था वहां के हमास समर्थित या जो भी थे, आईएसआईएस नहीं, मतलब रेसिस्टेंस फोर्सेस, उसको इन लोगों ने पकड़ लिया है। इसके पहले कुछ दिन पहले 15 मारा था और लोगों को ही मारा है। और अमेरिका यदि हटता है, हालांकि हटने का नाम नहीं हो रहा है, अमेरिका ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जरूरत है। और सीरिया की सरकार जो है उसके साथ है कि उसकी जरूरत है, क्योंकि जो एंटी इराकी गवर्नमेंट, प्रो ईरानियन रेसिस्टेंस है, उनका बढ़ावा है, वो बढ़े हुए हैं और वो हम पे आक्रमण कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका अपनी सेना कैसे हटा सकता है, दिखाने की कोशिश है और इस तरह की वह कार्रवाई कर रहे हैं जी। ये तुर्की क्या वेस्ट को छोड़ के ब्रिक्स में आना चाहता है सर? वह वेस्ट को नहीं छोड़ रहा है। तुर्की, देखिए पूरी दुनिया को हम देखें, मैं जो बार बार कहते रहता हूं, अभी एक ऐसा समय आ गया है कि कौन किसके साथ है कहना मुश्किल है। अभी पूरी दुनिया में जो पक्ष विपक्ष है, अमेरिका का पक्ष विपक्ष देख ले, यूके का पक्ष विपक्ष देख ले, भारत के पक्ष विपक्ष में थोड़ा अंदर लगता है, एक एक्सट्रीम राइट गया, एक सेंटर में है, वह कहीं ना कहीं से जहां तक बिजनेस की बात है वह एक साथ है। टर्की भी दिखाता है, टर्की के एर्दोगन ने कहा है कि हमारी स्थिति बड़ी मजबूत है, हमारी देश की स्थिति बहुत मजबूत है, हम आर्थिक, राजनीतिक, मिलिट्री रूप से मिडिल ईस्ट में हम बहुत मजबूत स्थिति में, और आगे बढ़ने के लिए हम केवल वेस्ट पर, केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। यूरोपियन यूनियन में जाना हमारा प्रथम लक्ष्य है, वो ठीक है, लेकिन हम ब्रिक्स में भी आना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ऑफिशियली अप्लाई किया हुआ है ताकि ब्रिक्स के लोगों के साथ भी, जो कि दुनिया के आधे से अधिक अब संपत्ति का या एरिया क्षेत्र का या जो लोग हैं बाजार है उसका हिस्सा रखता है, तो हम उससे अलग कैसे रह सकते हैं। हम भी अपना वहां ड्रोन्स बेचेंगे, हम भी अपना तेल बेचेंगे, हम भी वहां से सामान खरीदेंगे जी। जो अगली खबर आ रही है, क्या मैं उसे इस तरीके से कह सकता हूं सर कि आईसीसी सदस्य को साथ लेकर पुतिन मंगोलिया पहुंचे हैं? आईसीसी के सिग्नेटरी में है, मंगोलिया उसका हिस्सा है और नियम के हिसाब से पुतिन पहुंच चुके हैं, तो वहां पे उनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन मंगोलिया ऐसा नहीं कहता, पहले से तो बातें हो ही गई होंगी। और मंगोलिया का 2 क्षेत्रफल है, लैंडलॉक्ड एरिया है, 2 मतलब बाउंड्री है, एक तरफ रशिया है पूरा का पूरा, दूसरी तरफ चीन है। और एक इतिहास बताऊं कि जब स्टालिन जीवित थे, माओ त्से-तुंग भी थे, माओ त्से-तुंग ने स्टालिन के साथ की थी कि मंगोलिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मंगोलिया में आबादी कितना है, उसको चीन का एक हिस्सा बना दिया जाए। तो इस पे
स्टालिन ने कहा था कि भाई यह गलत बात होगा, मंगोलिया के लोगों से पूछो, वहां चुनाव करवाओ। और चुनाव करवाया गया तो मंगोलिया के लोगों ने कहा कि नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम चीन के साथ नहीं जाएंगे। इसलिए माओ त्से-तुंग नाराज थे लेकिन कुछ कर नहीं सके। और मंगोलिया जो है उसका बहुत सारा हिस्सा आर्म्स अम्युनिशन से लेके भोजन वगैरह जितना भी आता है वह रशिया से आता है। और अभी यदि पुतिन गए हैं तो इस युद्ध से कितना उन्हें मदद मिलेगा यूक्रेन वाले में कहना मुश्किल है, क्योंकि मंगोलिया एक एडवांस कंट्री नहीं है। अभी भी कहें तो पुराने समय का एग्रीकल्चरल लैंड है और उसी तरह से चीजें होती है। वही अभी भी वहां मी-4 अधिक से अधिक मी-8 उड़ते हैं, जहां तक मेरी थोड़ी पुरानी जानकारी, लेटेस्ट क्या है मुझे नहीं पता है। और इस तरह से गए हैं तो संभव ही नहीं है कि मंगोलिया आईसीसी के कहने से वहां पे करे। और पुतिन उस तरह से कहें तो 2 उंगली भी दिखाने गए कि भैया हम आ रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। जी, ये खबर आई है सर तेहरान से, ईरान की राजधानी से। वहां पे ऑस्ट्रेलिया का जो दूतावास है उसमें समलैंगिकता ज्यादा ही फैलती जा रही है। अब यह कहें तो जबरदस्ती ईरान को भड़काने की कोशिश हो रही है, खासकर उस समय में कि ईरान के नए जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वह वेस्ट से अपना संबंध अच्छा करना चाहते हैं। तुम समलैंगिक की जो बढ़ाना चाहते हो, ओबामा भी पूरे अपने कार्यकाल में उनका यही प्रमुख मुद्दा था। अफ्रीकी कंट्रीज में जाकर वो कहते थे कि इसको छोड़ दो। ऐसे लगता है कि उससे दुनिया में बड़ी खुशहाली आ जाएगी। जो भी है यह एक मानसिक बीमारी है, इसके लिए आप लोगों को जेल ना डालें, लेकिन इसके लिए आप ऐसा कानून ना बना दे कि उसको उठा के जबरदस्ती मतलब या तो जेल में डालें या उसी के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो इस पर इन लोगों ने क्या किया, आप ऑस्ट्रेलिया में जो करना है करो। इन लोगों ने इंस्टाग्राम में जो ऑस्ट्रेलिया के राजदूतावास का जो भी इनका ऑफिशियल है उस पर उन्होंने डाला हुआ है और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया ही में डालो भाई, आप दूतावास में क्यों डाल रहे हो? तो यह बिल्कुल आग में घी डालने का काम ऐसे समय में कर रहे हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया को नहीं करना चाहिए था, और ये दिखाने के लिए कि बड़ा डेमोक्रेटिक है। जी बिल्कुल, आपने जो लाइन कही ना कि दिखाने के लिए कि बड़े डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन उकसाने की असल में कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर से जरा सी प्रतिक्रिया होती फिर वही हंगामा तमाम तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।